नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो एम इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत ये अगला वीडियो है। और नदियाँ चल रही हैं अपनी एमपी में, सॉरी भारतीय भूगोल में। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपन हिमालयी नदियाँ पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। किसके? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और हिमालयी नदियों में आखिरकार अंतर क्या होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3-4 अंतर होते हैं। हिमालयी नदियाँ नई नदियों में गिनी जाती है, यानी कि हिमालयी जो नदियाँ हैं वो अभी अपनी युवा अवस्था में। कैसी अवस्था में? युवा अवस्था। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में। हिमालयी नदियों की युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था इस बात से पता लगाया जाता है कि नदी अपनी घाटी को कितनी रफ्तार से घेरा कर रही है। यानी कि नदी अपनी जो घाटी रहती है जिसमें वो बहती है, उसको कितनी रफ्तार से यानी कितना घेरा कर रही है, अभी भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं वो क्या कर रही है? अपनी घाटी को लगातार घेरा कर रही है। वो तब तक घेरा करेंगी जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त ना कर ले। कितना? अपना समुद्र का जो तल होता है ना, जो पानी भरा रहता है उसकी सतह होती है, उसको प्राप्त ना कर ले तब तक वो नदी अपनी घाटी को घेरा करती है। ठीक है ना। तो ये काम कौन कर रही है? हिमालयी नदियाँ कर रही है। कौन? यानी कि हिमालयी नदी अपनी घाटी को अभी भी लगातार घेरा कर रही है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपनी घाटी को घेरा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने ये काम कर चुकी हैं। अर्थात हिमालयी नदियाँ नई नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो कैसी नदियाँ हैं? तो प्राचीन या पुरानी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा एक काम और होता है कि हिमालयी नदियाँ, आपने देखा होगा कि जो जब हिमालय से उतरती है तब तो उनका वेग काफ़ी रहता है, लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में आती है तो मैदानी भागों में आते से वो क्या करने लग जाती है? विसर्पण करने लग जाती है। यानी कि सांप की तरह इधर ऐसे रेंग रेंग कर चलने लग जाती है, यानी कि विसर्पण करने लग जाती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो विसर्पण नहीं करती, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं वो कैसी रहती है? कठोर चट्टानों से बंधी रहती है। क्या? कठोर चट्टानों पर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? पठारी है और कठोर है। कैसा है? कठोर चट्टानों से। तो जो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है वो विसर्पण नहीं कर पाती, क्योंकि ये चट्टानों से एकदम से कसी कसाई चलती है। कैसी? कस रही है, यानी कि ये विसर्पण नहीं कर पाती। जबकि उत्तर भारत का मैदान कैसा है? मिट्टी से बना है। ठीक है ना, यानी कि मुलायम मैदान है, वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। जबकि पठारी भारत में क्या पाया जाता है? चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो मुहाने से लेकर और अपना जो जहाँ से उद्गम होता है वहाँ जहाँ पर वो मुहाना बनाती है वहाँ तक भी विसर्पण नहीं कर पाती। ठीक है, जबकि हिमालयी नदियाँ विसर्पण कर पाती हैं और हिमालयी नदियाँ मार्ग भी बदल लेती हैं। क्या करती हैं? हिमालयी नदियाँ मार्ग बदलने में भी माहिर होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपना मार्ग नहीं बदलती। हिमालयी नदियों में उदाहरण के तौर पर कोसी नदी को ले लीजिए, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। अपनी मार्ग बदलने के लिए वो विख्यात है। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालयी नदियाँ होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि गंगा की कितनी है? 2525 किलोमीटर है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट ये है कि हिमालयी जो नदियाँ होती हैं वो वर्षवाहिनी होती है। कैसे होती है? वर्षवाहिनी, अर्थात ये साल भर बहती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो वर्षवाहिनी नहीं होती, क्योंकि हिमालयी नदियों का जो पानी का स्रोत है वो क्या है? ग्लेशियर। क्या? बर्फ। यानी कि जब बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने से क्या बनता है? पानी। पानी कहाँ आता है? नदियों में। ठीक है ना। तो जो हिमालय की नदियों का स्रोत है वो क्या है? बर्फ है, यानी कि ग्लेशियर है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनका जो पानी का स्रोत है वो क्या है? मुख्य रूप से मानसून। क्या? मानसून, यानी कि बरसात अच्छी हुई तो इनमें पानी रहेगा, बरसात अच्छी नहीं हुई तो इनमें पानी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थी इन दोनों में अंतर। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दामोदर नदी भ्रंश घाटी। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच में बहती है। ये क्या करती है? छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से बहते हुए अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। कैसी बहती है? अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और हुगली नदी में जाके अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? अपनी हुगली नदी। हुगली नदी हिमालयी नदी है।
हुगली नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, ठीक है। हुगली नदी किसका, गंगा का एक धारा साथ छोड़ के कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, कोलकाता इसी के तट पे बसा है ना। तो हुगली नदी हिमालयी नदी है, जबकि दामोदर नदी क्या है, दामोदर नदी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से बीचों बीच में, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या करती है, भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी डायरेक्ट जाके बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती, जबकि बल्कि दामोदर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है। यानी कि दामोदर नदी डायरेक्टली जाके बंगाल खाड़ी में जल नहीं गिराती, बल्कि हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है, ठीक है। इसके बाद आइए दूसरी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा में जाके अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है, उड़ीसा में जाके अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में जाके अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार क्या है, छोटा नागपुर पठार औद्योगिक धंधे के लिए काफ़ी फेमस है, झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड से निकल रही है। तो छोटा नागपुर जो पठार है वो औद्योगिक धंधे के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि यहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो फैक्ट्रियों से जो पानी छोड़ा जाता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो छोड़ा जाता है, वो किस में छोड़ा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी में। तो इन फैक्ट्रियों के जो अपशिष्ट पदार्थ इस नदी में छोड़ा जा रहा है, इसके चलते ये स्वर्ण रेखा नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। क्या हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इसी के चलते इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, स्वर्ण रेखा नदी में कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे अपन जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल। स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्रियों वगैरह का जो अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदा पानी जो भी है, कूड़ा कचरा, वो किस में आ रहा है, सब स्वर्ण रेखा नदी में आ रहा है। इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि ये नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है, ठीक है, 3 राज्यों में बहती है। इसके बाद आते हैं वैतरणी नदी। कौन सी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, क्योंझर पठार से निकलती है और ये पूरी तरह से उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है, क्योंझर पठार से निकलती है, क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना, उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है बंगाल खाड़ी में, यानी कि बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और वैतरणी नदी पूरी तरीके से उड़ीसा राज्य में ही बहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है, ठीक है, और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। कहाँ से, रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि छोटा नागपुर पठार से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती है। छोटा नागपुर पठार से मुख्य रूप से कितनी नदियां निकल रही है, 3 नदियां। कौन कौन सी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर नदी। कौन कौन सी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियां कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये लाल वाला जो डिब्बा बना है ये कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दंडकारण्य पठार से निकलती है, अर्थात छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, दंडकारण्य पठार से निकलती है। और दंडकारण्य पठार की कौन सी चोटी से निकलती है, तो ये नीलोत्पला, कौन सी, सॉरी नीलोत्पला नहीं, महानदी का जो उद्गम होता है वो होता है सिहावा। कौन सा, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से। कौन सी, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ पड़ती है, तो दंडकारण्य पठार में पड़ती है, ठीक है। महानदी की जो घाटी है इसे छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महानदी को छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी या महानदी बेसिन कहा जाता है। और महानदी कहाँ पे आके कटक के पास अपना मुहाना बनाती है तथा अपना डेल्टा बनाती है। महानदी क्या करती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टे का निर्माण करती है। महानदी के जो बेसिन है यानी कि महानदी की जो घाटी है वो छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए
इसे महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। कहाँ बनाती है अपना मुहाना? तो कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? डेल्टे का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक त्र्यंबक नामक नासिक के पास पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ से। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी है, कहाँ से निकल रही है? पूरी की पूरी पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही है। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है वो नासिक के पास, पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक के पास त्र्यंबक नामक चोटी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी राजमुद्रा के पास अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? राजमुद्रा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, तो राजमुद्रा के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण में बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? वेनगंगा। कौन सी है? वेनगंगा, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो जो वेनगंगा नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, वेनगंगा की जो वेनगंगा में फिर आके पेनगंगा और प्राणहिता नदी आके मिल जाती है। तो जो पेनगंगा और प्राणहिता वेनगंगा के माध्यम से अपना जल गोदावरी नदी में गिराती है। ठीक है, वेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है। प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, ये भी क्या है? मंजीरा नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से आके मिलती है गोदावरी नदी में। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आते हैं इंद्रावती। इंद्रावती बस्तर के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। बस्तर के पठार से निकलती है। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? तो बस्तर के पठार से निकलती है तथा गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, इंद्रावती गोदावरी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इंद्रावती जो कि बस्तर के पठार से निकलती है, गोदावरी नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? इंद्रावती है। ठीक है, इंद्रावती गोदावरी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? तो बस्तर के पठार से निकलती है। ठीक है, इसे अपन बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं अपन, कौन सी आ गई? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत की महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कौन सी चोटी से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है? 4 राज्यों से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कृष्णा नदी बहती है। ठीक है, कृष्णा नदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा नदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? कोलेरू झील। किन किन नदियों के बीच में स्थित है? तो गोदावरी नदी डेल्टा और कृष्णा नदी डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम घाट पर्वत की महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा 2 नदियां हैं, 2 नदी तुंग और भद्रा। जब दोनों नदियों की संयुक्त धारा, यानी कि जब दोनों नदी आपस में मिलती है तो इनकी जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? तुंगभद्रा कहलाती है। ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। ठीक है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। मूसी नदी कर्नाटक से निकलती है, जिसके तट पर कौन बसा है? हैदराबाद बसा है। कौन सा बसा है? हैदराबाद बसा है। ठीक है, 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा, घाट प्रभा,
मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। ये कौन सी है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद आते हैं अपन कोलार नदी। कोलार नदी कहाँ से निकलती है, तो पेन्नार नदी, कौन सी पेन्नार नदी, जो कि कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है। तो पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश से निकलती है। कोलार एक सोने की खान है। क्या है, कोलार एक सोने की खदान है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। उसी कोलारी खान के पास में से ये नदी निकलती है, कोलार से, कर्नाटक में। और यहाँ से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश में जाके अपना मुहाना बनाती है, पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी। इसके बाद आते हैं अपन कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। कावेरी नदी मुख्य रूप से दो राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, दो राज्यों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितने राज्यों में, 4 राज्यों में फैला है। मुख्य रूप से बहती 2 राज्यों में, कौन कौन से, कर्नाटक और तमिलनाडु में। जबकि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में। कौन कौन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 4 राज्यों में कावेरी जल विवाद हमेशा बना रहता है, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। जबकि कावेरी नदी बहती कितने राज्यों में, तो केवल 2 राज्यों में। कौन कौन से, कर्नाटक और तमिलनाडु। जल ग्रहण क्षेत्र वो होता है जिसमें एक मुख्य नदी होती है और उसकी अनेक सहायक नदियां होती हैं। उन सहायक नदियों को मिलाकर एक जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो कावेरी नदी कितने राज्यों से बह रही है, 2 राज्य, कर्नाटक, केरल, तथा इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितने राज्यों में है, तो 4 राज्यों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी धान की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। यानी कावेरी नदी की जो घाटी है, कावेरी नदी की जो घाटी है वो धान की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे कावेरी नदी घाटी को अपन दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कौन है, तो कावेरी नदी की घाटी कहलाती है, ठीक है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सिमसा, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, कौन सी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपालनी। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां कौन सी, सिमसा, हेमवती, अमरावती, काबनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी, क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी, कावेरी नदी की, ठीक। कावेरी नदी एक वर्षवाहिनी नदी है। कैसी है, एक वर्षवाहिनी नदी है। वर्षवाहिनी अर्थात इसमें साल भर जल बना रहता है। क्या रहता है, साल भर जल बना रहता है। क्योंकि आप इधर से देखिए, जब दक्षिण पूर्वी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इन क्षेत्रों में जो इसकी जो ढाल है वो किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि इस तरफ है। तो जो पानी जो चट्टानों में भर जाता है, यानी बरसात के टाइम पे जो पानी भर जाता है वो रिस रिस के कहाँ तक चला आता है, नीचे की ओर आएगा। रिस रिस के यहाँ पानी गिरेगा तो यहाँ तक आएगा ना, रिस रिस के। तो इसलिए जो रिस रिस के जो पानी आता है दक्षिण पूर्वी मानसून से, वो किस में आता है, कावेरी नदी में आता है। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो कहाँ बरसात करता है, तो कोरोमंडल तट पे बरसात करता है। कहाँ करता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बरसात करता है। तो जब उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भी इसको जल मिल जाता है, इसीलिए कावेरी नदी साल भर बहती है। बेसिकली ये भी बहती है, गोदावरी, कृष्णा भी बहती है, लेकिन इसकी तुलना में कम पानी रहता है इसमें, ठीक है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तथा ये दक्षिण भारत की कावेरी नदी घाटी दक्षिण भारत की धान का कटोरा भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन वेगाई नदी। कौन सी, वेगाई नदी। वेगाई नदी कहाँ से निकलती है, तो पुरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है, बरुसनाथ पहाड़ी, कौन सी, बरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है तथा तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। मदुरै एक प्रमुख शहर है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर है। जैसे कि उत्तर भारत का जो प्रमुख शहर कौन सा, वाराणसी है। कौन सा, वाराणसी क्या प्राचीन नगरी है। इसी तरीके से मदुरै भी दक्षिण भारत का एक प्राचीन नगरी है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मदुरै काफ़ी प्राचीन नगरी तीर्थ यात्राओं की दृष्टि से, तो मदुरै काफ़ी
मदुरै जो कि किस नदी के तट पे बसा है, तो वेगाई नदी के तट पे बसा है। ठीक है, वेगाई नदी कहाँ से निकलती है, तो बरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है और मदुरै इसी के तट पे बसा है, जो कि तमिलनाडु में जाके अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद आते हैं ताम्रपाड़ी। कौन सी? ताम्रपाड़ी। ताम्रपाड़ी नदी कहाँ से निकलती है, तो अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है। ठीक है, अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। यहाँ कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। वेगाई नदी रामेश्वरम द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है आगे चल के? रामेश्वरम द्वीप। जब मैंने बात के द्वीप पढ़ाया था तब मैंने बताया था रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रामेश्वरम द्वीप के पास कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो वेगाई नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये थी दक्षिण भारत की नदियाँ जो कि अब खत्म। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ खत्म, सॉरी अरब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ खत्म। इसके जस्ट अगले बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा अपना अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, एक चीज़ और देखी होगी आपने कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, मैंने बताया ना कि पश्चिमी घाट पर्वत निरंतर आता है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत क्या निरंतर नहीं है। इसका निरंतर नहीं होने का कारण यही है क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, अधिकांश जो नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं, पूर्व यानी बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसीलिए पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत यानी कि जो अपना पूर्वी तट है इसको क्या कर दिया है, नदियों ने काफ़ी ज़्यादा काट दिया है। क्या कर दिया है? काफ़ी ज़्यादा काट दिया है। इसीलिए ये वाला जो तट है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पे अंदर घुसा है, कहीं पे बाहर निकला है। ठीक है, कहीं पे बाहर निकल रहा है, कहीं समुद्र की तरफ आगे निकल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा अंदर अंदर आ रहा है, क्योंकि इसको नदियों ने काफ़ी ज़्यादा काट छाट दिया है। जबकि पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, पश्चिमी जो तट है वो क्या है, एक निरंतर है, यानी कि ये कम कम कटा छटा है। किसकी तुलना में? पूर्वी घाट की तुलना में, क्योंकि पूर्वी घाट को काफ़ी ज़्यादा नदियों ने काट दिया, इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा तट है ज़्यादा तट। ठीक है, तो ये थी बंगाल खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ जो ही ख़त्म। कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।